यूरोपीय संघ या ईयू, नाम तो हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही है ना? पर यह है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ देशों का एक क्लब है या फिर उससे भी कहीं ज्यादा कुछ और? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये बना क्यों, काम कैसे करता है और इसका मतलब क्या है। जरा सोचिए कि क्या हो अगर दुनिया के अलग अलग देश अपनी सारी ताकत और खूबियों के साथ एक टीम बनाने का फैसला कर लें। एक ऐसी टीम जो एक दूसरे का साथ दें, मिलकर मुश्किलों का सामना करें और साथ में तरक्की करें। सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना? पर यूरोपीय संघ कुछ ऐसा ही एक बहुत बड़ा और अनोखा प्रयोग है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये यूरोपीय संघ है क्या चीज? अगर बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो यूरोपीय संघ यानी ईयू यूरोप के कुछ देशों का एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रुप है। लेकिन ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी पार्टनरशिप है जिसमें ये सारे देश मिलकर पर्यावरण, सुरक्षा और व्यापार जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर एक साथ काम करते हैं। और इस पूरे विशाल संगठन का जो नर्व सेंटर है, या कहें कि जहां से ये ऑपरेट करता है, वो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। यहीं पर इसकी ज्यादातर बड़ी संस्थाएं मौजूद हैं जो इसे पूरे यूरोप का एक तरह से पॉलिटिकल हब बना देती हैं। आज की तारीख में इस टीम में कुल 27 सदस्य देश हैं। सोचिए जरा, 27 अलग अलग कल्चर, भाषाएं और इतिहास वाले देश एक कॉमन गोल के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये नंबर हमेशा से 27 नहीं था। कुछ साल पहले तक इसमें 28 सदस्य हुआ करते थे। फिर साल 2020 में यूनाइटेड किंगडम ने इस संघ से बाहर जाने का फैसला किया, एक ऐसी घटना जिसे पूरी दुनिया ब्रेक्जिट के नाम से जानती है। और उसके बाद सदस्यों की संख्या 28 से घटकर 27 रह गई। तो फिर एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है, इन देशों को एक साथ आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब इसके पीछे का मकसद क्या था? चलिए इसके पीछे की असली वजह को समझते हैं। देखिए, इसके पीछे के कारण बहुत गहरे हैं। सबसे बड़ा और पहला मकसद था शांति। दो वर्ल्ड वॉर की तबाही झेलने के बाद यूरोप के देश चाहते थे कि फिर कभी ऐसी लड़ाई न हो। इसके अलावा देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना, आर्थिक तौर पर एक दूसरे की मदद करना, मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे उसूलों को बचाए रखना और हाँ, सबसे जरूरी, अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, यही इसके मुख्य लक्ष्य रहे हैं। अच्छा, इतने सारे देश और इतने बड़े बड़े लक्ष्य, तो फिर ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? कोई तो इसका स्ट्रक्चर होगा, कोई तो नियम कानून होंगे। आइए अब जरा इसकी मशीनरी को समझते हैं। असल में यूरोपीय संघ का पूरा ढांचा 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। मतलब कि 4 मुख्य संस्थाएं हैं जो मिलकर इस पूरे संघ को चलाती हैं। पहला पिलर है यूरोपीय आयोग। इसे आप संघ की सरकार समझ सकते हैं, जिसका काम रोजमर्रा के फैसले लेना और उन्हें लागू करवाना है। दूसरा है यूरोपीय संसद। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कानून बनाने वाली बॉडी है। यहाँ यूरोप की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। फिर आता है यूरोपीय परिषद। यहाँ सदस्य देशों के सबसे बड़े नेता जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक साथ बैठकर संघ की बड़ी बड़ी नीतियां और डायरेक्शन तय करते हैं। ये एक तरह से विजन सेट करते हैं। और चौथा और आखिरी स्तंभ है न्यायालय। इसका काम ये देखना है कि जो भी कानून बने हैं उनका मतलब सही निकाला जाए और उन्हें सभी सदस्य देशों में ठीक से लागू किया जाए। ये एक तरह से सिस्टम का रेफरी है। हाँ, एक और बात, ईयू का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में यूरो करेंसी आती है। यूरो संघ की ऑफिशियल करेंसी जरूर है, लेकिन ये जानना काफी दिलचस्प है कि सभी 27 देश इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसे अपनाना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। तो अब आते हैं सबसे काम के सवाल पर। इस टीम का हिस्सा बनने से सदस्य देशों को और वहां के लोगों को आखिर मिलता क्या है? क्या फायदे हैं इसके? फायदे तो कई हैं। सबसे बड़ा फायदा है आजादी। एक देश से दूसरे देश में घूमने, रहने, काम करने और व्यापार करने की आजादी। दूसरा, सभी को एक बहुत बड़े सिंगल मार्केट का एक्सेस मिलता है, जिससे बिजनेस और इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलता है। और तीसरा, लोगों को दूसरे सदस्य देशों में जाकर पढ़ने और नौकरी करने के शानदार मौके मिलते हैं। एक बात तो साफ है, ये संघ जैसा आज है वैसा हमेशा से नहीं था। इसमें वक्त के साथ कई बड़े बदलाव आए हैं और इसका भविष्य कैसा होगा, ये आज एक बड़ा सवाल है। अगर हम देखें तो आज के ईयू की आधिकारिक नींव 1993 में maastricht संधि से पड़ी थी। और जैसा कि हमने बात की, 2020 में ब्रेक्जिट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब यूनाइटेड किंगडम ने इससे अलग होने का फैसला किया। इस एक घटना ने संघ के भविष्य पर एक नई बहस छेड़ दी है।
और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। आज की बदलती दुनिया में जहां क्लाइमेट चेंज, नई टेक्नोलॉजी और न जाने कितनी नई चुनौतियां हैं, इन सब के बीच 27 देशों का ये अनोखा संघ भविष्य में कैसा दिखेगा, इसका चेहरा क्या होगा, इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर इसके बारे में सोचना वाकई दिलचस्प है।